अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी, आपका मेरा राब्ता सिर्फ स्क्रीन के थ्रू नहीं होता बल्कि सोशल मीडिया पे भी। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स और कौन से हमारे गेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग द शो। बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ मेरे पास आती हैं वार्डरोब के हवाले से, तो एक दफ़ा आपको फिर बताते चलें तो वार्डरोब इज़ बाय खादी। आई एम वेरी मच अ खादी पर्सन और मुझे लगता है कि मेरे सेंस ऑफ स्टाइल और एस्थेटिक्स से बहुत ज़्यादा करीब है और व्हाट खादी क्रिएट्स। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे। आज मैं आते आते ये सोच रही थी कि अक्सर दफ़ा हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, हम अगले बंदे को समझते हैं, सिचुएशंस को समझते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के कदीम ज़माने से भी इंसान की यही कोशिश होती है कि वो सर्वाइव कैसे करे, अगर उसके इर्द गिर्द कोई ख़तरात लाहक हैं तो उस ख़तरे से अपने आप को कैसे निकाले। इस वक्त जो हमारे यहाँ सिचुएशन है, हमने अक्सर बात की है मुल्की सूरत हाल के हवाले से, सरहदों पे जो मामलात थे, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को इंडिविजुअली भी ले आएँ तो मेरे ख़्याल में जो हमारे सामने एक मिसाल कायम की गई है और कि इतना बड़ा ख़तरा, भारत भी एक न्यूक्लियर मुल्क है, जिस तरह उसने भारतीय जारियत का मुजाहरा किया, फिर उसके बाद जिस तरह से एक हमारी तरफ से रिस्पॉन्स किया, आई थॉट कि ज़िंदगी में भी, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अक्सर हमारा जो इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होता है कि किसी ने आपको कुछ कहा तो हमें जवाबी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार करना एक इसमें बहुत अहम जुज़ है जो आपकी कामयाबी को यकीनी बनाता है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी अपना दिल नरम कीजिएगा, ब्रेक से जल्दी से वापस आइएगा और उसके बाद हम आपको, आज का प्रोग्राम में बड़ा ज़बरदस्त लाइनअप है क्योंकि हम मिठास की और नरमी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शहद का जिक्र ना आए। लेकिन शहद में क्या क्या अल्लाह ताला ने फ़वाइद पोशीदा किए हुए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे तिब्बे नबवी की नज़र से। हमारे साथ होंगे आगा अब्बास साहब, हमारे साथ रहिए, डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन इतनी करवाहट, इतनी तलखियाँ हैं, इतने चैलेंजेस हैं लाइफ में कि थोड़ी सी मिठास की बात की जाए। वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी का मूड ख़राब हो सकता है आपका बॉडी में जो शुगर लेवल्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हों। अगर कोई बहुत ही गुस्से में हो ना, पहले उससे कहिए कि थोड़ा सा कुछ मीठा खा ले। मैं तो ये अपने पे आजमाई हुई बात है कि अगर मूड ख़राब हो रहा होता है तो घर में कुछ मीठा ढूंढ लिया जाए, कोई केक पड़ा हुआ है या कोई मिठाई पड़ी हुई है, एक टुकड़ा अपने मुँह में डाल लीजिए, खुद ब खुद ज़िंदगी के रंग वापस आ जाते हैं। लेकिन जहाँ बात मिठास की हो रही है तो यकीनन शहद का जिक्र होता है। शहद में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़ायदे छुपाए हुए हैं और ये पोशीदा जो इसकी ट्रेजर्स हैं, आज हमने सोचा कि इसी पे बात की जाए, ख़ास तौर पे तिब्बे नबवी की नज़र से। आज हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, उनसे जानेंगे कि शहद के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है और हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स इससे हल की जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइए कि शहद से जुड़ा हुआ सबसे पहला सवाल यही होता है कि पहले तो हम छोटे थे तो हमें हमदर्द का, अगर नाम ना भी लूँ तो 2-3 ब्रांड्स के शहद नज़र आते थे। अब उनमें भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्में हो गई हैं, कोई किसी बेरी का शहद है और हर एक का क्लेम यही है कि वो असली शहद है। आप ये बताइए कि असली शहद को कैसे पहचाना जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असली शहद की पहचान बड़ी आसान बताऊँगा, बहुत आसान। आप एक कतरा शहद लीजिए और किसी कपड़े या किसी कागज़ पे शहद को डालिए और उसको ऐसे टेढ़ा कर लीजिए। जैसे ही आप टेढ़ा करेंगे वो दौड़ता हुआ मोती की शक्ल में, जैसे मोती होता ना, वो दौड़ता हुआ वो भागना शुरू कर देगा और बगैर चिपके हुए सही भागेगा। ये असली शहद की पहचान है। छोटा सा एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, उस पर शहद एक किनारे पर लगाइए और आग पर जलाइए। अगर चुरचुराहट की आवाज़ आए तो शहद नकली है। अच्छा, क्योंकि उसमें शीरा होगा। जी हाँ, और चुरचुराहट की आवाज़ नहीं आए तो समझ लीजिए शहद असली है। अच्छा, तीसरी पहचान बताता हूँ। थोड़ा सा शहद लीजिए और उसमें लाहौरी नमक की डली को रगड़िए। अगर शहद नमकीन हो जाए तो शहद नकली है और असली शहद नमकीन नहीं होगा। अच्छा, चौथी पहचान बताता हूँ जो बहुत अच्छी है लेकिन ज़रा मुश्किल है। थोड़ा सा शहद आधा चमचा निकालिए किसी प्लेट में और एक मक्खी को किसी तरीके से पकड़ लीजिए। उस मक्खी को उसमें डुबो दीजिए। मक्खी
5 से 10 मिनट में पर झाड़ के उड़ जाएगी। अगर उड़ जाए तो शहद असली है, और अगर नहीं उड़े तो शीरा है, उसमें फंसी रह जाएगी। अच्छा, यानी उसके लिए वो ट्रैप बन जाएगा। अगर साहब, एक हमने ऑनलाइन इसी तरह का एक हैक देखा हुआ है जिसमें लोग कहते हैं कि 1 चम्मच शहद को किसी भी बर्तन में निकालिए, उस पर पानी डालिए और उसके बाद उसको हल्का सा हिलाइए, तो जिस तरह बिल्कुल एक शहद की मक्खी का छत्ता होता है वो वाला पैटर्न वो फॉर्म करेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जी शहद के अंदर भी जेनेटिक मेमोरी होती है और वो बिल्कुल उसी छत्ते की शक्ल इख्तियार करेगा, यानी आपको वाटर में वो नजर आएगा। क्या ये सही तरीका है जानने का? ये भी ठीक है, ये भी सही फरमा रही हैं आप। और वो शहद अगर पानी में डालेंगे, आप 1 चमचा शहद भर के पानी के गिलास में डालें, आप शीशे का गिलास होना चाहिए, वो साकिन जाके नीचे बैठ जाएगा। सही। और वो छत्ते की शक्ल तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद इख्तियार करेगा, फ़ौरन इख्तियार नहीं करेगा, लेकिन फ़ौरन वो साकिन नीचे पड़ा रहेगा। जब पड़ा रह जाए तो समझ लीजिए कि ये शहद असली है, पर अगर तहलील हो जाए और हल हो जाए तो वो शहद उसमें नुक्स है। अच्छा, अब सोचने वाला बात यह है कि अक्सर आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी पहले वो बोतल खरीदनी पड़ेगी। अब अगर नकली निकल आए तो फिर आपकी किस्मत है, छोटी वाली खरीद लें और उसका फिर क्या करें? अच्छा, अगर नकली हो शहद तो उसके साथ क्या किया जाए? तो फिर उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब केक पेस्ट्री कुछ बना लें, उसको चाय में डाल के बिल्कुल चीनी की तरह इस्तेमाल कर लें। अच्छा, तो ये तो थी मजाक की बात, लेकिन आगा साहब, अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़वाइद, यानी जहाँ वो बहुत सारी अपनी कायनात में मखलूक़ात की एग्जाम्पल्स देता है, चूंटी का जिक्र आता है, मक्खी का जिक्र आता है, और कहा है कुरान हकीम में कि फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सारी सबक मौजूद है, निशानियाँ मौजूद हैं। आप बताइए कि शहद से क्या किन किन मसाइल का, यानी जो हमारे हेल्थ इशूज़ हैं, और ख़ास तौर पे अगर कोई नबी से मुंसलिक कोई वाक़या अगर आप हमें बताना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है, बड़ा ज़बरदस्त है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब कमर में तकलीफ़ होती थी, कमर में दर्द होता था, तो वो अपनी वालदा मोहतरमा से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाते थे कि वालदा गिरामी, मुझे थोड़ा सा शहद दे दीजिए और थोड़ी सी हरमल कहते हैं अस्पंद को, हरमल कहते हैं वो जो धूनी वूनी देते हैं ना, उसको हरमल कहते हैं। थोड़ी सी हरमल को पीस लिया करते थे और थोड़े से शहद में वो मिला के और थोड़ा सा जैतून का तेल मिला के और उसको ऐसे करके मैश करके वो खा लिया करते थे। उससे उनकी कमर की तकलीफ़ को आराम आता था। आज भी अगर हम लोग अगर उस नुस्खे को इस्तेमाल करें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुस्खे को, तो आप यकीन जानिए कि कमर की तकलीफ़ चंद घंटों में चली जाती है। अच्छा, इसके अलावा शहद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। मिसाल के तौर पे बेऔलादी के मसाइल को दूर करता है। अगर शहद असली हो और ताज़ा दुहिया व दूध गाय का ताज़ा दूध, उसमें शहद का 1 चम्मच डालिए और 7 मरतबा बेऔलादी के मसाइल मर्द को पीना चाहिए, ख़त्म हो जाते हैं। आगा साहब, मुझे ये बताइए कि पहले ज़माने में, बल्कि हम भी जब छोटे थे तो हमें शहद बहुत पसंद होता था। चाहे आप ब्रेड पे लगा के खाएं या आपने जैसे इशारा दिया कि दूध में मिलाकर। आजकल बच्चे शहद खाना नहीं चाहते, इसकी क्या वजह है? जी हाँ, बच्चे शहद खाना नहीं चाहते। असल में वो हमारे यहाँ एक तरीक़ेकार रहा नहीं, ख़त्म हो गया। जब हम नहीं खाते तो हमारे बच्चे भी नहीं खाते। हम लोग अगर रोज़ाना रूटीन बना लें कि शहद को नाश्ते में चाहे स्लाइस पे लगा के बच्चों को दें, चाहे रोटी से दें, चाहे 1 चम्मच या आधा चम्मच वैसे ही खिला दें, तो हमें खिलाना चाहिए। शहद एंटी बैक्टीरियल है। शहद चुन चुन के खून से जरासीम को हलाक करता है। और नीम के दरख्त का बात हो रही थी पहले, तो नीम के दरख्त का फ़ायदा यह है कि नीम के दरख्त की जो शहद होती है उसकी 4 सलाइयाँ दाईं आँख में और 3 सलाइयाँ अगर बाईं आँख में लगाया जाए तो बिनाई, कमज़ोर जो बिनाई होती है वो वापस आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये कहाँ से मिलेगा जी? बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता बड़ा मुश्किल है मिलना। लेकिन इसके अलावा आपने यहाँ पे जिक्र किया, लोग अक्सर कहते हैं कि नज़ले ज़ुकाम में भी शहद बहुत मुफीद होता है। गला ख़राब हो, यानी हम तो टेलीविज़न पे काम करते हैं आगा साहब, अक्सर गला खिच खिच तो कहा जाता है कि जी काली मिर्च शहद में मिला के खाई जाए तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है गले के लिए। जी हाँ, काली मिर्च शहद के साथ खाई जाए खांसी को भी आराम करती है और गले को भी दुरुस्त करती है। लेकिन अगर नज़ला ज़ुकाम, चाहे वो नज़ला अंदर गिर रहा है चाहे बाहर गिर रहा है, ठीक है, नज़ला जो होता है वो अंदर गिरता है और ज़ुकाम जो है वो नाक के ज़रिए से बाहर गिरता है। दोनों में फ़र्क है। ज़ुकाम नाक के ज़रिए से बाहर गिरता है और नज़ला जो है उसका नुज़ूल अंदर होता है। ब्लॉकेज हम कहते रहते हैं कि साइनसेस हमारे ब्लॉक हुए हैं, उसकी बात, उसका नुज़ूल अंदर होता है, वो अंदर गिरता है। तो दोनों को रोकने के लिए एक गर्म पानी निकाल लें कप के अंदर और उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद
मिला के अगर आप पिएं तो आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर नज़ला ज़ुकाम में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन जो शानदा है जो अपने घर में आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को चाहते हैं कि लीमू ना पिए हम, लीमू के अलावा गर्म दूध के अंदर, फ्रेश मिल्क हो, गर्म दूध के अंदर 1 चमचा शहद, अगर छोटा बच्चा है तो आधा चमचा शहद मिलाइए और उसको पिला दीजिए, नज़ले में आराम आ जाएगा 1 घंटे के अंदर। अच्छा, मेरे पास क्योंकि मैंने लोगों को कहा था, कंप्लेन अक्सर आती थी कि आपकी कॉल्स नहीं मिल पाती, कॉल्स बहुत सारी आ रही होती हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, फिर बातचीत भी हमने करनी होती है, लेकिन ट्विटर पर आप अपने पैगामात या अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। @सिद्रा इकबाल इज़ द ट्विटर एड्रेस। साहब, एक ट्विटर पर मैसेज आया है कि अक्सर जब वज़न कम करना या वज़न बढ़ाने के लिए एक बड़ा मेरे ख्याल में मशहूर ज़माना लाइफ हैक है रिगार्डिंग शहद। लोगों ने कहा कि अगर ठंडे पानी में शहद मिलाकर पिएं तो उससे वज़न बढ़ता है, सुबह ही सुबह निहार मुँह, और अगर वज़न कम करना हो तो नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं और उससे वज़न कम होता है। ये सही है, गलत है? आप ज़रा देखिए बेटे, एक तो ठंडे पानी में भी शहद पिएंगे तो भी वज़न नहीं बढ़ेगा। शहद से किसी हालत में वज़न बढ़ता नहीं है। अच्छा, सही। शहद से बढ़ता नहीं है वज़न, शहद से वज़न गिरता है। ठीक है। और शहद चूंकि गर्म तासीर रखता है, ये वज़न को गिराता है। अच्छा, गर्म पानी में शहद अगर निहार मुँह पिएंगे तो 100% वज़न गिर जाता है, और बहुत तेज़ी से, कुछ लोगों को तो बहुत तेज़ी से गिरता है, क्योंकि 4 अलग अलग मिजाजों के इंसान पाए जाते हैं दुनिया में। सही। तो किसी को, ऐसे लोगों को जो जिनका मिजाज गर्म होता है उनका बहुत तेज़ी से वज़न गिरता है, जिनका मोतदिल होता है उनका भी तेज़ी से गिरता है। बच्चों को किस उम्र में शहद दिया जा सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और क्या मैदे की जो तकलीफ़ है लोगों को उसमें आराम देता है? मैदे के ज़ख़म को बहुत आराम से हम दूर कर सकते हैं। अच्छा। और बड़ा मौजज़ाती नुस्खा बता रहा हूँ। 20 ग्राम कासनी के पत्ते हैं, 20 ग्राम कासनी के पत्ते और थोड़ी सी उसकी जड़, दोनों को 2 कप पानी में बॉईल कीजिए। जब 1 कप पानी रह जाए उसके अंदर आधा चमचा शहद खालिस को मिलाइए और हल करने के बाद सुबह निहार मुँह में सिर्फ 1 टाइम पीजिए। मैदे का ज़ख़म भी दूर होगा, मैदे की बदहज़मी भी दूर होगी, और मैदे का जितना सिस्टम है सब इसी से दूर हो जाएगा। सही। अच्छा, बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है उसको चमचा भर के पिलाएं, क्योंकि शहद गर्म होता है, मोशन भी लग जाते हैं बच्चों को। आधा चमचा भी छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। सिर्फ बच्चों का हाथ धुलाएं और उनसे कहें 1 उंगली ऐसे करके टच करें, खाली बच्चे खा लें, बस काफ़ी है। सही। मतलब सिर्फ हाथ धुलवा के 1 उंगली से टच करना सिखा दें। सारी जिंदगी में अगर इंसान इसी तरह से शहद खाए, हाथ धोकर 1 उंगली से टच करके खाए, तो काफ़ी है। क्योंकि उसमें लोग बेअददाली कर लेते हैं, कभी लोग चमचा भर के खाते हैं। अच्छा, स्लाइस पर भी 1 ही स्लाइस पे खाएं। जो स्ट्रॉन्ग मैदे वाले लोग हैं वो सिर्फ 1 ही स्लाइस पे हल्का सा शहद लगाएं और खाएं। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे पर्सनली भी करना था आगा साहब। अक्सर चीज़ों के बारे में हम कहते हैं कि जी निहार मुँह खा लें, अब निहार मुँह कलौंजी भी खा लें, निहार मुँह शहद भी खा लें, तो उनमें से कोई एक ही चीज़ निहार मुँह खाई जा सकती है, बाकी सब तो फिर उसके बाद की बातें हो गई? आधे पौन के घंटे के वक्फे से आप 2 चीजें खा सकते हैं। अच्छा, सही है। मिसाल के तौर पे निहार मुँह सेब खा लिया, फिर निहार मुँह शहद खाना है, आधे घंटे के बाद शहद खा लिया, तो फिर ये तो पेट ही इसी से भर जाएगा खा के। ये पोर्शन कंट्रोल के लिए भी बड़ी अच्छी टिप है। बहुत से लोग फजर के टाइम पे उठते हैं। अच्छा, फजर के टाइम पे उठने के बाद अब वो नाश्ता करते हैं 9 बजे, क्योंकि वॉक करने चले जाते हैं। अब वॉक करने से पहले सेब खा लिया आपने, या शहद खा लिया। वॉक करने के बाद आधे घंटे 40 मिनट के बाद आया आपने शहद खा लिया। बहुत से लोग देखें, मैंने खुद ऐसी तरह करता हूँ, मैं 3 चीजें निहार मुँह खाता हूँ, लेकिन आधे घंटे का वक्फा देता हूं। आप उसको स्पेस आउट कर सकते हैं। आगा साहब, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। थैंक यू वेरी मच कि आप आज आए और आपने ये शेयर किया। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं द फाउंडर ऑफ क्योर पाकिस्तान से, जीरत से, जिन्होंने ये आइडिया सोचा कि व्हाई नॉट, हम वैसे तो शॉपिंग करना चाहते हैं, तो शॉपिंग करते वक्त हमें अपने पर्स की तरफ देखना पड़ता है कि क्या हमारे पास हमारा क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट एग्जॉस्ट तो नहीं हुई, या हम कैश लेके गए। लेकिन क्या कोई ऐसा मॉल हो सकता है जहाँ पे मुस्कुराहटें बिखेरी जाएं? मॉल ऑफ स्माइल जीरत का एक आइडिया था, और इसकी खुसूसी बात यह है कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनके पास वो आसाइशाएँ, वो सपोर्ट
सपोर्ट ग्रुप मौजूद नहीं है, वो भी मॉल में जाएं और इस कार्निवल में जाएं और अपनी पसंद की चीज़ें लेते हुए ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं ज़ीरत से। अस्सलाम वालेकुम ज़ीरत, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि क्योर पाकिस्तान क्या है और ख़ास तौर पे ये मॉल ऑफ स्माइल्स का आइडिया आपको कैसे आया? पिछले 3 सालों से कराची शहर के अंदर ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स यानी कि मुस्कुराहटों का बाजार के नाम से एक शॉपिंग सेंटर लगाती है हर साल सालाना बेसिस पे। और ये ख़ास तौर पे कराची में जो ऑर्फन होम्स में जो बच्चे पलते हैं उन लोगों के लिए एक फ्री शॉपिंग सेंटर है जो ये हम लगाते हैं, ताकि ऑर्फन्स जो बच्चे ऑर्फन होम्स में पल रहे हैं, जो उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात है उसको हम पूरा कर सकें। इसको लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि ऑर्फन्स जो हमारा तबका है, जो यतीमों का जो हमारा तबका है, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। हम कराची शहर में एक ऐसा शॉपिंग सेंटर को तश्कील दें, एक ऐसा शॉपिंग सेंटर बनाएं जिसके अंदर रैफल्स, कूपन्स और पासेस के थ्रू बच्चे आके फ्री शॉपिंग कर सकें, जिसके अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मुहैया हों। ज़ीरत, आपसे शॉपिंग करके बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया। ज़ीरत, ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि अभी तक आपके साथ जो लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं उनकी तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है? अवाम का जो रद्द-ए-अमल है बहुत पॉजिटिव है, ख़ास तौर पे जब उन लोगों को ये पता चलता है कि एक ओवरसीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नौजवानों की ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, तो रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त है। और जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स हमारा 3rd ईयर था, जो एनुअल हमारा प्रोग्राम है। तो जब हमने फर्स्ट इसको स्टार्ट किया तो वो उस स्केल पे नहीं था, 2nd ईयर उस स्केल उसका थोड़ा सा बड़ा, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स सिटी लेवल पे इसको ऑब्जर्व किया गया। बिल्कुल। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक है रिस्पांस का, फीडबैक का, तो पब्लिक रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। सो गुड टू नो कि आपके पास रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये 3 साल से कराची में मुनक्किद किया जा रहा है, क्या आपका और शहरों में भी जाके इस तरह का मॉल ऑफ स्माइल्स लगाने का इरादा है? फिलहाल सिर्फ कराची के हद तक ही महदूद है, क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, तो वो हमारा टेस्टिंग बेसिस पे हमारा था, तो हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया। लेकिन उसके साथ साथ विद इन द पैसेज ऑफ टाइम 2 सालों के अंदर हमें बहुत एक सक्सेस का सामना हुआ, बहुत कामयाबी हमको मिली और पब्लिक रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो 3rd ईयर अब जब ये हुआ है तो अब हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम आगे इसको लेके चलें और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को उसमें टच करें। फर्स्ट फेज में हमारा लाहौर और इस्लामाबाद के हमारे पास लाहौर और इस्लामाबाद बहुत जल्द आप लोग अपने शहर में देखेंगे मॉल ऑफ स्माइल्स। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी ज़ीरत, ज़बरदस्त आइडिया है, अच्छा है माशाल्लाह, 3 साल से आप लोग ये काम कर रहे हैं। क्या आपको कोई ख़ास चैलेंज जिसका यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि मुश्किलें भी तो आती हैं इस तरह का कोई भी अगर आपने प्रोजेक्ट करना हो, तो व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू हैड टू फेस? सबसे ज़्यादा परेशानी हमको जो आई वो डिस्टेंस था। अच्छा। क्योंकि ये इदारा ओवरसीज पाकिस्तानियों का इदारा है जो ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न से ऑपरेट होता है, और हमारी और भी ब्रांचेस हैं जो अमेरिका, कनाडा से ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लेके आना और सही टीम का इंतखाब करना, लॉयल लोग आपके साथ हों, अच्छी टीम आपके साथ हो जो डिलीवर भी कर रही है पब्लिक। राइट। क्योंकि देखिए, जब आप किसी दूसरे मुल्क में रिमोटली काम कर रहे हों और जिस टीम के भरोसे आपको काम कर रहे हैं, तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो टीम आपके साथ काम कर रही है वो सिंसियर है और उसी जज्बे से काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच ज़ीरत फॉर बीइंग हियर टुडे। और मेरे ख्याल में जब अच्छी नीयत के साथ एक अच्छे आइडिया को आगे लेकर बढ़ते हैं तो कारवां खुद ही बनता चला जाता है। यू गॉट द लाइक माइंडेड पीपल, और अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 3 years द ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल्स हैज़ बिकम सच अ बिग इनिशिएटिव, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब ये लाहौर और इस्लामाबाद में भी जाए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन लाइंड अप विद अस, सो डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड वी हैव द वन एंड ओनली द वेरी मैजिकल जाले सरहदी है विद अस। क्या हाल चाल है जाले? बिल्कुल ठीक हूँ सिद्रा। आई हैव बीन वांटिंग टू कम टू योर शो। बस आप बहाने करती रहती हैं। नहीं, मैं बिजी हैं। बिल्कुल कोई आपसे ज्यादा कोई बिजी नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह। हम जितने लोग जिनको आप पब्लिक फिगर्स के तौर पे जानते हैं या टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखते हैं, अल्लाह ने माशाल्लाह घर के बाहर बड़ी इज्जत दी है। घर के अंदर आके देखें तो वही घर का हुलिया होता है, वही काम होते हैं। हमने भी अपने कपड़े इस्त्री भी करने होते हैं, धोने भी होते हैं और उनको अलमारियों में रखना भी होता है, जो कि मुझे लगता है कि अपने आप में मेरे लिए पर्सनली जाले ये एक 3 दिन का प्रोसेस है। यानी अगर मैं कहीं से ट्रैवल करके आई तो 2 दिन तो वो बैग बेचारा बैगवती पड़ी रहती है, उसमें से कपड़े बाहर नहीं निकलते। फिर वो कपड़े निकलते तो 1 दिन उसको धोने में लगता है, फिर वो वापस आता है, फिर मैं कहती हाय अब इसको इस्त्री भी करना है और उसके बाद अंदर रखना है। सो इट्स अ होल प्रोसेस। इट रियली इज अ प्रोसेस एंड अगर आपका ये प्रोसेस सॉल्व हो जाए एंड आई फील के सबसे ज्यादा तकलीफ मर्दों को होती है इस्त्री करने में। औरतें तो चलो यूज्ड टू होती हैं, कर रहे हैं, बिकॉज़ घरों के कुछ आदत ऐसे हैं कि आदमियों को ये लीवे क्यों दिया होता है। बड़े मजे से कहते हैं हम इस्त्री करना आती नहीं। व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू मीन बाय इस्त्री करना नहीं आती? इज इट डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक सो। ओनली थिंग इज जगलिंग, you know, I think अगर आपके पास और दूसरे काम चल रहे हैं women ना तो हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम अपनी आयरन खुद एडजस्ट भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में कुछ उनको मैजिकल एक कोई मैजिक आयरन चाहिए। Exactly this, which is why I'm here. By the way, so Philips has come out with this really innovative iron, and I'm very happy with it. I've been using it, and the reason why I'm endorsing it is because अब मैं 4 चीजें एक साथ कर रही होती हूँ। ठीक है, घर बाहर तो हम दीवास बन के घूमते हैं, बट घर के अंदर आपको बच्चे को देखना है, खाने को देखना है, कपड़े इस्त्री करने हैं। एंड अगर आप भूल गए अपनी आयरन कपड़े पे रख के तो फिर आपका कपड़ा जो है, आपका जोड़ा जो है वो कहीं का नहीं रहा, और अगर डिजाइनर वेयर है तो फिर तो बहुत तकलीफ होती जी। अच्छा, आई वाज द एल्डेस्ट ना, मैं अपनी तीनों बहनों में मैं सबसे बड़ी थी, तो मुझे तो याद पड़ता है कि बहुत अरसे तक, कॉलेज तक जाने तक अम्मी ने पता नहीं क्यों मेरी ही जिम्मेदारी लगाई थी कि सबके यूनिफॉर्म तुमने इस्त्री करने। आई यूज्ड टू हेट आयरनिंग ग्रोइंग अप। और उसके बाद आ जाता था जी जुम्मे वाले दिन अब्बू की नमाज का जोड़ा भी मैंने इस्त्री करना है। मुझे आयरनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। जाले, हाउ कैन दिस हेल्प? दिस हेल्प्स बिकॉज इट्स इजी ग्लाइड। फर्स्टली इस पे स्क्रैचेस नहीं आते, सही, और स्क्रैचेस नहीं आते और बर्न भी नहीं करती। नाउ यू विल थिंक कि बर्न नहीं करती का क्या मतलब है, बिकॉज आयरन है, इट्स गोइंग टू बी हॉट, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बर्न सम टाइम और द अदर, बट इसमें एडजस्टमेंट है। ये फैब्रिक को पहचान लेती है और उससे एडजस्ट कर लेती है अपनी हीट, तो इट्स गॉट दैट टेक्नोलॉजी देयर। एंड और आपने कभी नोटिस किया हो कि आप वाइट कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और सडनली आयरन तेज है, आपने रखी है जुम्मे की कहानी जी, जुम्मे का जो सफेद शलवार कमीज होता है अपनी तरह से, वैसे ही इंसान गुस्से में यू रनिंग, टाइम इज शॉर्ट, और उस वक्त आपने आयरन रखी और वो आस्तीन एकदम से काली हो गई। हाँ, तो वो होते हैं कैल्शियम डिपॉजिट्स, इस पे वो नहीं आते। और अगर आ भी गए, कोई चीज आ भी गई, तो इट्स वेरी वेरी इजी टू क्लीन इट। सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज मेरे फादर तो घर के सारे काम करते हैं। अच्छा, खवातीन तो करती हैं ना, ये जाले की यहाँ पे मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये कहूँगी इसको आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगली दफा प्लीज किसी और पे रिलाय ना करे कि कोई वहां से अंदर ना मेरी शर्ट इस्त्री कर दो, मेरी पैंट इस्त्री हो गई हो तो वापस ला के दे दो, खुद कर लें, उठाएं। ये मैजिक आसान है बिकॉज इट्स इजी। आपने ना एडजस्ट करना है ना कुछ करना है, इसको साफ भी करना अगर है तो वो भी मसले नहीं है, स्क्रैचेस भी नहीं लगते हैं। इट इज वेरी इनोवेटिव। हैज योर हस्बैंड यूज्ड इट? I am trying to make him use it. He does iron. He does iron. I won't say that he doesn't do much of housework, but he's generally उनका काम outdoors होता है। अच्छा, मैं वैसे एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगी साले, हाउस होल्ड आइटम है, वाइट अप्लायंसेस, ये हर घर की ज़रूरत है, इसलिए तो आपके पास होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझसे अक्सर लोग बात करते हैं जाले जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हों या करियर काउंसलिंग के लिए, मैं कहती हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज़ रियली द लास्ट इंप्रेशन। वी कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ कि आप जैसे भी पहुँचे हों, चाहे आपके पास अपनी गाड़ी है, बाइक है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं, द वे यू लुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर कि आपका कोई इस तरह का स्पेशल डे अगर है, कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो क्रिस्प एंड नाइस आयरनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्ट इन अ गुड अप्लायंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेक्स और ब्रेक्स द इंप्रेशन। Absolutely. Now this won't be the cheapest iron in the market, that I would have to say, but इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। आदमियों को ये लगता है कि उनको दिखाने के लिए, उनके सामने अच्छी लगने के लिए तैयार होती हैं। हमारे बड़े मसाइल होते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास मैचिंग जूते हैं या नहीं, हमारे पास जो ज्वेलरी है वो इससे मैच कर रही है या नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि मेरे पास इस्त्री करने का टाइम है या नहीं। Exactly. तो वो जोड़ा मुझे बहुत पसंद भी हो, लेकिन अगर वो आयरनिंग में ज़्यादा टाइम ले रहा है, I'll probably skip it, right? Men generally think that we get ready or get dressed for them. It's not for them, it's for other women. Yeah.
ट्रस्ट मी। और आदमी ये भी समझते हैं कि हर औरत की ख्वाहिश है कि उसको कोई शहजादा गुलफाम मिले। नहीं, हम पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं और दुनिया भर का मीठा खाना चाहते हैं और चाहते हैं हमारा वजन ना बढ़े। हमारी रियल ख्वाहिश ये है जो लोग अगर समझ सके। लेकिन इन द एंड जाले, वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए कि व्हाट इज इन द पाइपलाइन, व्हाट इज कीपिंग you busy, any new exciting projects about to come out? Okay, so Sidra, I've been singing for a while, you know, but right now I've properly started training. Mashallah. And I've been training for the past 3-4 months. I've sung 2 songs, एक OST है for a drama serial. Wow. Then there is TCF, the Citizens Foundation, which also works for children and their education and all of that. उनके लिए हम लोगों ने एक गाना बनाया which involves 20 other artists. Wow. Apart from that, I'm working on a film. I'm working on a web series. I can't disclose any details about that. And then I'm also working on a serial which I start. Wow, माशाल्लाह माशाल्लाह। तभी देखें इस तरह का जब स्केड्यूल होता है ना आपने और वक्त निकालना होता है, वक्त की कदर कीजिए। जो लोग ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं, आपके और मेरी तरह उनके दिन में भी 24 घंटे हैं, उनके हफ्ते में भी 7 दिन हैं। It's what you do with that time and where you put your focus. And that's why I've always admired Zale. Eyes on the goal, knows what she wants and she's committed to it. So thank you so much, Zale, for being here this morning. Thank you so much for the kind words. It's always a pleasure to have you. And best of luck for all your ventures. I keep following you and I feel really proud because I met your dad way before I met you. I know. और मैं जो ना हमारी जब मुलाकात होती है ना, मैं इन सारों को बोलती हूँ कि पहले सोशल मीडिया से पहले भी everybody who's been a part of the media industry, we like satellite cousins. हम एक दूसरे को देखते रहते हैं on air, on TV, and we are bonded closer than we know. But thank you very much for being here. Thank you so much. Once again, आपका मैसेज आगे बढ़ाते हुए, Philips की new Magic Iron, try it. It has a number of advantages. और वो तमाम लोग जिनको आयनिंग पसंद नहीं है, उनके लिए ये एक ब्लेसिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे मसाइल को, कपड़े नहीं जलेंगे, एडजस्ट खुद कर लेती है, रेजिड्यू नहीं होता, स्ट्रीकिंग नहीं होती। I mean, इतना अच्छा तो रिश्ता होता है। आयरन नहीं होती है, लेकिन इसको इस्तेमाल कीजिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, we'll be right back. ज़हनी तशद्दुद भी घरेलू तशद्दुद की एक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू यानी ग़ीबत। और जब तक हम इसको प्लान कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पूरी टीम के साथ होता था, क्योंकि हम जब भी किसी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद उस टॉपिक को ही कहते हैं ना, उसका रेफ़र करते हुए कि जी आज खाने पे ये बात करनी है। तो ग़ीबत का जब जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा जी हम थर्सडे को ग़ीबत कर रहे हैं, और ये कहने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही अहम मौजू है। क्योंकि हमने जब आपस में बात करना शुरू की तो हम सबसे पहले तो इसी बात पे अटक गए कि ग़ीबत होती क्या है। अगर किसी की गैर मौजूदगी में सिर्फ उसका जिक्र भी किया जाए तो फिर जो हम उसको समझते हैं कि एक बुराई है, एक सोशल ईवल है, क्या वो हम पे लागू हो जाता है? कोई भी शख्स जो आपके दरमियान मौजूद नहीं है, क्या उसकी बात भी करना ग़ीबत है या उसकी बुराई करना ग़ीबत है? और फिर अगर ऐसी सिचुएशन हो कि अगर आपको किसी शख्स के बारे में कोई ऐब पता है, तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां उस ऐप पे पर्दा डालना एक गलत अमल होगा? तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो हमारे जहन में थे, जिसको लेकर आज का हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया। आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे और आज समझने की कोशिश करेंगे कि गॉसिप जो लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अनएवॉइडेबल है, उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर उज़मा, यूर साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। नूर भाई, सबसे पहले ग़ीबत है क्या, उसको अगर हम डिफ़ाइन करने से शुरू करें तो थोड़े मामलात आसान हो जाएँ। अहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ीबत किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी ने शाह फरमाया कि ज़िक्र अख़ाका, कि वो चीज़, वो ज़िक्र जो तुम उसके पीठ के पीछे करो, जो उसे कराहत में मुब्तला करे, उसको तकलीफ़ में मुब्तला करे, उसको सुन के परेशानी हो, तकलीफ़ हो, ये ग़ीबत कहलाई। सवाल कि या रसूलल्लाह, अगर उसमें वो बात मौजूद नहीं है
और फिर की जाए तो फरमाया ये बहतान है, ये झूठ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दोनों चीज़ों को नापसंद करता है, गीबत को भी नापसंद फरमाता है और झूठ को भी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, ए ईमान वालो इज्तनाब करो सुए ज़न से, बदगुमानी से। फिर अगली आयत में फरमाया गया कि ला यग़्तब, गीबत ना करो। अगर गीबत करोगे तो क्या होगा, अय्याकुल लहमा, ऐसा है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो, यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नापसंद है। तो जो शख्स गीबत करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस सरफेस से निकल जाता है कि जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करता है। आपका सवाल कि अगर आप किसी के पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगर उसके सामने की जाए उसे नापसंद हो तो ये गीबत कहलाती है। तोड़ोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए। जाते हैं कि हजरत देखें जरा हमारा वुजू का तरीका कैसे। जब वो बुजुर्ग पूरा वुजू का अंदाज देख लेते हैं तो वो सीने से लगा लेते हैं, कहते हैं तुमने बेटा बहुत अच्छी नसीहत की। हाँ। हमारा अंदाज ये होता है गलत कर रहे हैं आप, जहन्नुमी है आप, बर्बाद कर देंगे, आपकी वजह से पूरा मुआशरा खराब हो रहा है, आपको तमीज़ नहीं, बात हुई ही नहीं। हाँ। बात ही वहां से शुरू करते हैं। हुस्ना, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ और लोगों से अच्छा कलाम करो। अगर आप नसीहत करने वाले अच्छे तरीके, और नसीहत हमेशा अकेले में होती है, लोगों के सामने आप उसको जलील कर रहे हैं, और जो लोगों के सामने जलील करता है उसको उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक अल्लाह उसको ज़माने में जलील ना कर दे। डॉक्टर उज़्मा क्या कहेंगी आप? हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि दोस्तियाँ इसी बुनियाद पे होती हैं कि आप किसको पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं। जब सारे दोस्त मिलकर बैठते हैं तो वो जो एक कॉमन शख्स सबको नापसंद है उसकी बुराई करना लाजिम और मलजूम हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस में इंसान अक्सर समझता है कि अगर मैं खामोशी इख्तियार करूँ तो बेहतर है, लेकिन चाहते हुए भी अपने आप को ऐसी सिचुएशन से निकालता नहीं है। क्या इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे भी पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, एक तो गीबत के रेफरेंस से अगर मैं बात करूँ तो एक हैबिट है जो डेवलप हो जाती है और आप अपने घर से ही सीख रहे होते हैं, और इस हैबिट में आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, या जो आपके अपने नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसको आप निकाल रहे होते हैं और अपना एक कैथारसिस कर रहे होते हैं। और ग्रेजुअली क्या होता है, ये चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन भी दे रही होती है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को या अपने नेगेटिव इमोशन को कैमोफ्लेज किया होता है। और इसके पीछे नेगेटिव इमोशन अमूमन जेलसी जैसे हसद है वो होता है, या फिर एंगर है वो होता है। और निकालने के लिए मोस्टली हम ये सजेस्ट करते हैं खामोशी बहुत बेहतर होती है। और दूसरा ये कि सम टाइम अगर कोई बहुत ज़्यादा गीबत कर रहा है तो आप उसे खामोश भी करा सकते हैं ना, कि ठीक है तुम मुझसे ये वाली बात मत करो, मैं इस बात को पसंद नहीं करता। यानी सिंपली हम जो नॉर्मली सिखा रहे होते हैं, हमारे पास काउंसलिंग के लिए भी लोग आ रहे होते हैं, तो पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि मैं अगर उसकी बुराई करूंगा तो ये तो गीबत हो जाएगी ना। यानी लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी इंटेंशन ठीक है, यानी आप इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि वो चीज़ आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या सही कैसे कर सकते हैं, फिर तो ठीक है आप बात करें। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि उसके बारे में बुराई करना या आप उसको पसंद नहीं करना चाहते या पसंद नहीं करते हैं, तो वो गीबत कहला रही है। अगर आप एक इंसानी जहन को देखें या जिस तरह हमारी पर्सनालिटीज़ शेप होती हैं, हम सब में कहीं ना कहीं तजस्सुस का अंसर है। यानी हमें हमेशा टो लगी रहती है कि हमारे पीठ पीछे या जो चीज़ हमें नहीं पता वहाँ हो क्या रहा है, वो शख्स अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। तो ऐसी खबरों में इंटरेस्ट भी बहुत होता है। तो लोग कहते हैं खामोशी आप फिर भी करें, लेकिन जो उसकी सेटिस्फैक्शन है उससे अपने आप को कैसे रोका। अच्छा, दूसरा ये कि ये जब आपको किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है वो आपको प्लेजर दे रही है ना, प्लेजर दे रही है, इसीलिए आप ज़्यादा कर रहे होते हैं। और जो लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव ही निकलते हैं। यानी आपके ताल्लुकात जो है, जब उस शख्स को पता चलेगा कि आपने उसके बारे में बुराई की है तो आपके ताल्लुकात जो हैं उस शख्स के बारे में ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और ग्रेजुअली क्या होगा कि आप अपने मुआशरे के अंदर या जो सर्कल है आपका, उस सर्कल में आपकी एक पर्सनालिटी जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी और लोग ग्रेजुअली आपसे हटना शुरू हो जाते हैं। सही। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह यही बनता है नूर भाई कि ऐसे ग्रुप में आपको पता नहीं था कि आपके रिश्तेदार या रिश्तेदार का कोई दोस्त भी मौजूद था। आपने कोई बात कही, बेशक उसका नाम लिए बगैर कही, लेकिन अपना रिश्ता वाजे कर दिया कि जी ये मैं फ़लानी बात अपनी नंद या अपनी सास के बारे में कर रही हूँ। उसका स्क्रीनशॉट लिया गया और जहाँ पे जाना नहीं चाहिए था वहाँ भेज दिया गया। ये प्रॉब्लम्स हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात की कि मन समता न जा। नबी इस्लाम की हदीस मुबारक है कि जो आदमी खामोश रहा वो निजात पा गया। सही। ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से इंसान अजाब या तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पूरा सहाबा का इज्तिमा है, मजमा है, आपने फरमाया कि मेरे पास किसी मेरे सहाबी की बात मत लाया करो,
मेरे पास मेरे सहाबी की कोई ऐसी बात नेगेटिव मत लाया करो। तो जब हमें चाहिए कि हम जब अपने दोस्तों को बनाएं तो ये बात बता दें कि ना हम गीबत करेंगे ना हम गीबत सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों को नापसंद फरमाया। आज में असल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत है। याद रखिए, जिस तरह एक जिस्मानी बीमारी होती है, इस तरह रूह की बीमारी होती है। रूह की बीमारी में हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, गीबत है, जिसकी वजह से दिल में आपके जो है वो कुदवतें आ जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से आप दूर हो जाते हैं। जब आप अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं तो आप शैतान के करीब हो जाते हैं। जब आप शैतान के करीब होते हैं तो अब आप इन्वायरमेंट आप उसी तरह का बनना शुरू हो जाता है कि जो शैतानी जहन रखते हैं। जब वो शैतानी जहन आप जाते हैं तो मज़ीद आप सोसाइटी में भी बुरे बन जाते हैं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी जो रहमत है उससे आप तालीमात से आप निकल चुके होते हैं। तो हमें ये देखना हम किस सर्कल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस सर्कल में गुजार रहे हैं जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा हैं, या उस सर्कल में कि जो अल्लाह उसके रसूल सल्लम के नापसंद है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर उस्मा, आपके पास आना। कई लोगों को अगर ज़िंदगी भर बहुत प्रोटेक्टेड रहे हैं, घरों में अच्छा माहौल रहा है, अच्छी तरह के लोग और रिश्तेदारों के साथ रहते थे, ऐसे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट से जब इंसान बाहर निकलता है, या तो किसी दूसरे शहर चला गया या शादी हो गई, एक मुख्तलिफ किस्म का आपको इन्वायरमेंट मिला, तो तजस्सुस और एक जो नीड होती है वो अपने से मुख्तलिफ लोगों की तरफ आपको अट्रैक्ट करती है। और आप शुरू में समझते हैं कि जी इनकी सोहबत का मुझ पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उनके रंग में रंग जाते हैं। इसको कैसे अवॉइड किया जाए और इसकी क्या वजह रहती है, यानी फ्रॉम एक नफ्सियाती पहलू से इसमें कौन कौन सी चीज़ें मुताहरिक हैं? जहाँ तक तरबियत का ताल्लुक है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके साथ रहती हैं जी, वही आपको डिसीजन लेने में हेल्प आउट भी करती हैं कि क्या आपको इस ग्रुप का पार्ट बनना है या नहीं बनना है। और बहुत से लोग ऐसे नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, शुरू में अच्छा भी लग रहा होता है और आप समटाइम उनके जो उसको सीरियसली भी नहीं ले रहे, वो भी नहीं लेते और समटाइम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे क्योंकि आपके घर में ये वाली आदतें नहीं होती हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि वो इस तरह से क्यों कह रहा है। हाँ। और समटाइम ऐसे लोग उस चीज को सच भी समझ रहे होते हैं कि शायद ये सच ही होगा, और जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ये सच नहीं था, ये कुछ ना कुछ झूठ था। तो वहाँ पे फिर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस ग्रुप के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मुझे दूसरे ग्रुप में अटैच हो जाना चाहिए। तो एक जो समझदार इंसान होता है वो इस तरह से डिसीजन लेता है कि ठीक है उस शख्स के अंदर कौन सी अच्छाई हैं, हाँ। मैं उनके साथ उसकी हाँ में लाऊं, ये लेकिन जो बुराइयां हैं तो उसको मैं या तो मैं इग्नोर कर दूं या फिर मैं उसको रोक दूं वहाँ पर, या उसको भी, यानी अगर वो आपका अजीजी दोस्त है तो आप उसको भी बेहतर बनाने के लिए आप उसको ये इनसाइट दे सकते हैं, अकेले में बात कर सकते हैं कि इस तरह से अगर तुम बात करोगे तो तुम्हारा अपना इमेज जो है वो खराब होगा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? तारिक बात कर रहा हूँ। जी तारिक साहब, मुझे मुफ्ती साहब से वैसे पता करना था कि अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब ऑफिस एनवायरनमेंट में होते हो तो वहाँ पर आपके सीनियर्स या आपके बॉस वगैरह से अक्सर ऐसा होता है आपके कुछ इख्तिलाफात होते हैं। तो ऐसा होता है कि आपके अंदर काफी एंगर होता है ना, गुस्सा होता है आपके अंदर, और आप चाहते हो उसको किसी के सामने कुछ डिस्कस करो तो उसके अंदर यकीनन आप उनके बारे में जो है कहीं बुराई या उनके खिलाफ कुछ बातें करते हो, तो ये सब जो है तो क्या ये भी जो है गिबत में आता है? और अगर आता है तो इसको अल्टरनेट फिर क्या करें हम लोग, कहाँ निकालें? बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद लेती हूँ। लेकिन अक्सर ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आप पे भड़ास भरी हुई होती है और आपका दिल चाहता है कि इस एंगर को किसी तरह वेंट आउट करूँ, तो उस वक्त किस तरह अपने ऊपर एक कदगन लगानी चाहिए, किस तरह खामोशी इख्तियार की जाए, किस तरह सब्र किया जाए, और अगर मुँह से कोई बात फिसल गई है तो उसके बाद क्या किया जाए? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल कम राइट आफ्टर दैट। जी जनाब, बड़ा मशहूर गाना था, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, और उसका आज के हवाले से इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा, मैं गीबत करता नहीं लेकिन गीबत हो जाती है। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल हमारे कॉलर ने किया था कि जनाब अली, अगर आपके साथ ज़्यादती हुई हो, ऑफिस एनवायरनमेंट में गुस्सा आ रहा है, भड़ास भरी हुई है, अगर कोई बात मुझसे स्लिप हो भी जाए और गीबत करने की नीयत नहीं थी, लेकिन अगर कथारसिस हो गया और नेगेटिव बातें हो गई, तो फिर क्या किया जाए? क्या वो भी गीबत में शुमार होती हैं? और अपने आप को इस विशियस साइकिल में फंसने से रोका कैसे जाए? नूर भाई, योर रिस्पॉन्स टू दैट। देखिए, इसमें दो बातें,
एक तो ये होता है कि ऑफिस के अंदर या ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ लोग एक दूसरे के लिए दिल में गुस्सा रखते हैं, जिसे हम कहते हैं कीना रखना। याद रखिएगा कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, जिनको अल्लाह सख्त नापसंद करता है, उनमें गीबत करने वाले, हसद करने वाले और दिल में कीना रखने वाले। अच्छा, जो कीना रखता है उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। जिससे आप कीना रखते हैं उसकी जब गीबत होगी आपको मज़ा आएगा। आपको गीबत सुनकर मज़ा आएगा या गीबत कर कर मज़ा आएगा। दूसरा ये कि आप ये चाहेंगे कि किसी तरह जिससे आप बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाए, जहन में रखें। या किसी तरह जो उसका स्टेटस है, उसकी सीट है, वो उससे डाउन हो जाए, उससे गिर जाए। ऐसी सूरत में क्या होता है? ऐसी सूरत में इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई नापसंद हो, हाँ, अब करना क्या है? देखिए, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ कर सकते हैं। जो आप देखिए, अगर आप किसी के लिए कीना है, हसद, गीबत, क्या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप जहनी तौर पे दबाव में जा रहे हैं, तकलीफ में जा रहे हैं, आप खुद भी तबाह हो रहे हैं और एक एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, जो फसाद करने वाला होता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल फासिदीन, अल्लाह ताला फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। वो अपनी ज़ात में भी फसाद कर रहा है, जिस फर्म से वो मुंसलिक है उस फर्म को भी तोड़ रहा है। तो वो अपनी ज़ात में ना नुकसान दे रहा है, और सॉरी, वो लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर रहा है और नुकसान में मुब्तला कर रहा है। अब करना क्या है? सबसे पहले तो ये है कि उसे खामोशी के साथ, अगर वो गलती पर है तो उस गलती को ख़त्म करना। मसला ये होता है, मुझे तमाम दुनिया में तो गलती नज़र आती है, मगर जो अपनी ज़ात में गलती होती है मैं उसको नहीं देखता। लेकिन इसको इग्नोर कैसे किया जाए? अगर डॉक्टर उस्मान आपकी तरफ भी मैं आना चाहूँ कि देखिए, ये तो फितरी अमल है ना, इंसान को कुछ लोग पसंद होंगे, कुछ लोग इतने पसंद नहीं होंगे, फॉर वट एवर रीजन हो सकता है। जो अहले इल्म होंगे आप उससे डिस्कस करें। लेकिन अगर किसी से दुश्मनी ना भी हो, लेकिन आपस में कोई नोक झोंक हो गई है, अब आप वो शख्स को आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उसके लिए दिल में कीना रखूँ, लेकिन बहरहाल एक मेरी अपनी तकलीफ भी है, उसको हैंडल कैसे आप उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, समटाइम माफ़ भी कर देते हैं, और समटाइम ये भी होता है जो पर्सन आपसे क्लोज होता है, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर लें, भले आपकी इंटेंशन उसकी गिबत करना ना हो, आप उसे माफ़ भी कर दें, लेकिन शेयर करने से क्या होता है, आपका दिल हल्का हो जाता है। अंदर अंदर रखने से सम टाइम ये होता है कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत सी नेगेटिविटी रखी होती है, और वो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप सब कुछ एक ही दफ़ा बोल देते हैं, सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है, और वो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, घर में आपके स्पाउस हो सकते हैं, जो भी आपके क्लोज पर्सन है, उसके साथ आप शेयर कर लें, ताकि उस चीज़ को सॉर्ट आउट भी कर लें, कोई ना कोई सोल्यूशन वहाँ से निकाला जा सके कि अब आगे क्या करना चाहिए। बात अगर निकल गई है, जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, आपने किसी की बुराई की या किसी के बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क्स किए, वो बात उस शख्स तक पहुंच गई, या तो किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, या किसी ने जाके बता दिया, या आजकल तो हमारे यहाँ हर कोई FBI एजेंट बना घूमता है, आपकी बात रिकॉर्ड करके ही जाके सुना दी है, उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, एडमिट कर लेना चाहिए? आप उससे डिस्कस करें, उससे बात करें, अगर आपकी इंटेंशन गलत थी आप उससे माफ़ी मांगें, क्योंकि माफ़ी मांगे बगैर फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वो माफ़ी किस लिए? आपके अपने लिए ना, ताकि आप वो नेगेटिव चीज़ जो आपने फैला दी है वो ख़त्म हो सके, और आपके ताल्लुकात बेहतर हो सके। अगर आप ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, अगर कतई ताल्लुक भी करना चाहते हैं, तब भी तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी रहेगी ना, कतई ताल्लुक करके भी आप उसके बारे में सोचेंगे। एक मसला आपने जो फरमाया जासूसी का, कुरान कहता है वला तजस्ससू, आप वो चीज़ें जो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद के खिलाफ जाएंगे, आप ज़माने में जलील होंगे। तो अगर आप ऐसी बातों से परहेज करते हैं तो आप साहिब इज्जत होते हैं। मसला ये कि वो जो चीज़ें नेगेटिव हैं, जिसमें शैतानी मामला होता है, उसमें मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, हर गुनाह में एक लज्जत होती है। हमें सही बता रहा हूँ, तजस्सुस में भी एक लज्जत, हाँ, एक लज्जत है। तजस्सुस में आपका वो जो इड है ना, वो सेटिस्फाई हो रहा होता है, आपका नफ्स सेटिस्फाई हो रहा था, कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव फीलिंग है उसको मिल रहा, वैलिडेशन मिल रही है। अगर आप मशवरा जिससे करें ना, आप उससे देखेंगे वो अहले इल्म है या नहीं। अगर घर के अंदर आप ऐसे लोगों से मशवरा कर रहे हैं जो हाइपर हैं, अच्छा आपने उनको बात बताई कि जी फला मुझ पर गुस्सा करता है, वो शख्स भी बहुत ज़्यादा हाइपर है, तो फिर मामला और बिगड़ेगा। वो जो शख्स जो हैंडल करना जानता हो, जो मामले को संभालना जानता हो, उससे गुफ्तगू करें। नूर भाई, आपने अक्सर देखा है कि जो लोग गॉसिप करते हैं या जिनको आदत है अगर कोई नेगेटिव रिमार्क्स पास करने की, वो अंदर से इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो हमेशा अपनी गीबत को ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि भाई मुझे पता है वो शख्स भी मेरे बारे में यही सोचता है। देखिए, लीडर ये बहुत सा काम होता है। मैं आप हदीस दे, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई फलां सहाबी, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरे ऊँट का जो कजावा होता है तुम्हें कसना है। वो बहुत अच्छा कसते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ढीला था। नबी साहब ने को बुलाया कि भाई सामित, तुमने जो आज जो है ये ऊँट का जो है ना कजावा बहुत हल्का कसा। आपने फरमाया या रसूलल्लाह, कोई चाहता यह है कि मैं आपकी जो जिम्मेदारी जो आपने मुझे दी, जो मेरी एजाज़ है, मुझे ये ख़त्म कर दी जाए।
ये किसी ने जानबूझ के काम किया है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो तुम्हें इनसिक्योर हो ना, नबी इस्लाम के अल्फाज ही हैं, परेशान ना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही रहेगी। मैं हज का मौका है, नबी इस्लाम ने उनसे हलक भी करवाया, यानी कि अपने सर के मुबारक के बाल जो है उनसे आपने जो है इस तरह लगवाया, एक और एजाज दिया कि देखो अब ये वो जिम्मेदारी तुम्हारी थी, आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी और देता हूँ। यानी उनको ये शो एलिवेट किया। हमारी ये मामला होता है, बॉस लोग आए कि जी फला फला ऐसा मामला है, उसको और डिग्रेड किया जाता है, जिसकी वजह से जो फर्म के जो लोग होते हैं ना वो फिर उकताहट का शिकार हो जाते हैं, बेचैनी बहुत ज्यादा फैल जाती है। फिर उनको ये लगता है कि जब तक आप दूसरे को खुश नहीं करेंगे, या तो आप एक तो गीबत उसका वन एंगल है, दूसरा है फिर चापलूसी, यानी आप खामखा उसकी फ्लैटरी कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, जिसको हम आम जबान में बटरिंग कहते हैं। इसी तरह वालिदैन का भी काम ये, कुछ बच्चे होते हैं घर के अंदर भी 2-3 ग्रुप्स होते हैं। हाँ, एक जो है वो ट्रायंगल्स कह रहे हैं, एक जो है ना वो बाबा के साइड में होता है, एक मामा के साइड में होता है, एक ददियाल की तरफ होता है, एक ननियाल की तरफ बिल्ली होता है। हाँ, तो जो बिल्ली सबको खिला रहा होता है, या खिला रहा होता है या सेटल कर रहा होता है। उस वक्त माँ बाप को ही चाहिए बहुत अक्लमंदी के साथ नबी इस्लाम की अन हदीस को जो निचोड़े उसको लें, ताकि घर की फिजा बहुत अच्छी रहे। अच्छा नूर भाई, एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉलर भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो डॉक्टर उस्मा, ये जो बीच की बिल्ली होती है जो अक्सर फसाद पैदा करती है, इसको पेरेंट्स या घर के बाकी लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको हमारे पास जो फैमिली थेरेपी के लोग आते हैं ना, तो हम डी ट्रायंगुलेशन करते हैं। उसमें हमें ये पता चल जाता है कि कौन किससे क्लोज है और किसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो हम इस तरह के नए ट्रायंगल्स बनाते हैं कि उस पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ हम अटैच कर दें, इस तरह से कि कोई ना कोई टास्क असाइन कर दें। पेरेंटिंग में भी नॉर्मली जब पेरेंट्स हमारे पास आ रहे थे, तो ऐसे बच्चे को हम फॉर एग्जांपल मदर के साथ उसकी नहीं बनती है, फादर के साथ ज़्यादा बनती है, तो हम मदर के साथ उसको किसी ऐसे टास्क में असाइन कर देते हैं ताकि वो वहाँ पर उसकी जो रिलेशनशिप है वो मदर के साथ जो है वो डेवलप हो सके और वो कुछ नई लर्निंग्स या नए जो चीज़ें हैं वहाँ से लर्न कर सके। वालिदैन का काम है, ऑफिस एनवायरनमेंट्स में ये बॉसेस का काम है। कॉलर अब हमारे साथ मौजूद है, वहाँ पे भी ग्रुपिंग चेंज की जा सकती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से किरत बात कर रही हैं। जी किरत, क्या कहेंगी? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई हमसे किसी शख्स के खिलाफ और खुसूसियात के बारे में सवाल करे तो क्या जवाब देना गीबत हिसाब होगा? ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अगर मैं इसको सिचुएशन पे ले जाती हूँ नूर भाई, तो अक्सर जैसे शादी रिश्तेदारी के मामलात होते हैं, लोग उसके अंदर मालूमात करवाते हैं, इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। ऐसी सूरत में किसी शख्स के अंदर अगर कोई ऐब है, उसको बताना गीबत में शुमार होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले जो बात चल रही थी बच्चों के हवाले से कर, देखिए बच्चे गीबत के आदी कैसे बनते हैं। तो स्कूल गए कि जी मेरा फला दोस्त जो है ना वो इसमें ये वो मुझे मारता है, वो मुझे पीटता है, या उसके पास फ़लाँ चीज़ है तो फ़लाँ चीज़ नहीं है। देखिए बच्चे के दिमाग में गीबत आ रही है, वो माँ से डिस्कस कर रहा है, उस वक्त माँ को रोक देना चाहिए और बताना चाहिए बेटा आप मुझे बताएं तो सही, लेकिन जो जिस तरह आपका ये अंदाज़ है ना, ये अल्लाह को नापसंद है कि आप जो है ना बुरा सोच के मुझे बता रहे हैं। अगर आप अच्छा सोच कर मुझे बताएंगे ना और लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। और अगर आप बुरा सोच कर बताएंगे, लेकिन नेगेटिविटी उसी वक्त होती है। बच्चा जो है ना वो शाख की तरह होता है, अगर माँ बाप सीधा कर दें तो वो सीधा निकलता है, वरना वो दाएं और बाएं निकल जाता है। बच्चों को वालिदैन को चाहिए तरबियत अच्छी करें। अब ये आपका सवाल, देखिए कभी कभी गीबत जायज़ होती है। गीबत जायज़ कैसे हो सकता है? गीबत बड़ा अच्छा है, किस तरह गीबत जायज़ है, वो इस तरह पूछने के लिए आए कि भाई जो फला लड़का है, अच्छा मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ऐसा ना हो मेरी बहनें घर के अंदर बैठ के गीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें और वो कहें कि हमने आज न्यूज़ के अंदर मुफ्ती नूर रहमानी साहब की बात सुनी थी, गीबत जायज़ है। तो कभी कभी अगर नन को भावत जलील करते तो कोई बात नहीं, कमरे के अंदर कभी कभी जायज़ है, उनके लिए जायज़ नहीं है। कंडीशन बता रहा हूँ मैं जायज़ क्या है। रिश्ते के हवाले से कि जी ये फला लड़का किस तरह है, अब वो शराबी है, बदकिरदार है, अब ये कहें कि अभी गीबत होगी, नहीं वो तो बहुत अच्छा है, तो लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इस्लाम ये कहता है इस वक्त कि सच बताया जाए कि जी वो शराब पीता है, वो गुस्से का बहुत तेज़ है, उसकी जो इन्वायरमेंट है, जो बुराइयाँ मिसाल के तौर पे जी ये तमाम चीज़ें, ताकि लड़की की ज़िंदगी तबाह ना हो। आप कोई सामान ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, आपने मशवरा लिया कि भाई आप इस फील्ड के आदमी, आप बताइए किस तरह, तो अब
सवाल जो है ना वो अमानतदार है, अमीन है, तो वो बताए कि जी इसमें ये चीज़ खामी है, या ये वेंडर के साथ काम किया जाए या ना किया जाए, किसी का अगर तजुर्बा अच्छा नहीं है तो बिल्कुल सच बताया जाए। अच्छा, इसी से फिर मेरे जहन में एक और सवाल आता है नूर भाई, व्हाट अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी अल्लाह ताला ने दोनों को एक दूसरे के लिबास से तशबीह दी है। अब अगर कोई प्रॉब्लम्स एक कपल में हो रही हैं तो अक्सर लड़की को ये कहा जाता है कि घर जाके ना बताओ ये तो तुमने अपने शौहर की ग़ीबत की है। अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, कोई उसकी पर्सनालिटी ट्रेट लड़की को अपने हस्बैंड का नहीं पसंद, किस तरह बात करे वो? देखिए एक बात, ये जो कमरे की बात है वो कमरे तक रहनी चाहिए। लड़के को चाहिए कि वो अपने घर वालों से बात ना करे, लड़की को चाहिए कि वो अपने घर वालों से, मियाँ बीवी आपस में बैठकर बात करें। अगर मामला ख़राब हो जाता है तो फिर अगर वो घर वालों को बताते हैं तो अल्लाह फरमाता है अगर नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला जोड़ देगा। मसला ये होता है, शादी होती है, शादी होने के बाद एक बला आती है, बला ये आती है और जो है ना अम्मी इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, हाँ। अम्मी अपने 30 साल के तजुर्बे का निचोड़ दे देती हैं। वो बच्चा 28 साल का दूसरे घर में पला हुआ है जी। अब ये तो भयावह 30 साल के लड़के को, आदमी को पाल चुके हैं जो उनके अब्बा लड़की के, हाँ। तो वो उसी तरह जो है ना वो चला रहे होते हैं, इसकी वजह से लड़का हाइपर हो जाता है। अक्सर लड़की ना माँ बन के सोच रही होती है, वो बीवी बन के नहीं सोचती, क्योंकि वो आप कभी पूछे ना, लोग मेरे पास आते हैं मियाँ बीवी कि भाई क्या मामला है, मैं इनकी इस्लाह की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, लड़का भी जी मैं इनकी, अरे भाई तुम इसके माँ बाप थोड़ी हो, तुम तो मियाँ बीवी हो। आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदाज से, गुफ्तार से, किरदार से एक दूसरे के करीब लाओ। अच्छा, नफ्सियाती तौर पे भी इसमें हम बात करेंगे कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ के कान में ये बात आती है अपने रिश्तेदारों के ज़रिए या कोई बात इस तरह की खुलती है जहाँ उनको ये पता चले कि सबसे ज़्यादा जो उनके लिए ट्रस्टवर्दी शख्स था पूरी दुनिया में, उनका पार्टनर, उनका स्पाउस, उसने कोई ऐसी बात, उनकी वीकनेस को दुनिया भर में बता दिया है, तो क्या आप फील करते हैं और इस तरह की सिचुएशन से वापस अपनी ज़िंदगी को कैसे निकाला जाए, सही किया जाए, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अभी यही बात करें कि कई दफ़ा ग़ीबत या दिल आज़ारी वाली बातें ये कह के या ये समझ कर की जाती हैं कि मैं अगले की इस्लाह कर रहा हूँ। इस्लाह करने का जो अंदाज़ है वो बहुत मायने रखता है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आपका जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी शख्स है, या तो आपका बहन, आपका भाई, आपकी बहन, आपका स्पाउस, और उसके ज़रिए से आपको पता चले कि इन्होंने आपकी बुराई की और दुनिया में वो बात फैल गई, किसी तीसरे शख्स से आपको ये बात पता चल रही है, तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ बहुत होगी। क्या इस तरह की सिचुएशन से वापस कभी रिश्तों को निभाया जा सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? डॉक्टर उस्मा। देखिए, सम टाइम ये होता है कि अभी मैंने माफ़ करने की जो बात की है वो बिल्कुल सही है, वो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें चलेंगी नहीं। इन्हें रिश्तों में एहसान भी करना, माफ़ भी करना, दरगुजर करना, सम टाइम इग्नोर करना, इन्हीं से रिश्ते चलते हैं। यानी एक छोटी सी बात कि दुनिया को शायद नहीं पता, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वाइफ ने सारी दुनिया में जाके बता दिया, अपने घर वालों को बता दिया कि मेरे हस्बैंड बहुत कंजूस हैं। अब जब उसको पता चली है ये बात, उसने कहा अब तो तुम कभी मांग के देखो मुझे कुछ लेके जाना। देखिए, यहाँ पर उसको अपोलोजाइज करना चाहिए, अपनी गलती को एडमिट करे और उसको सुधार लेना। गलती क्या है, इंसान गलती का पुतला है, वो करता है गलती, लेकिन गलती को सुधारा भी जा सकता है ना, हमेशा तो नहीं रहती। हम अपने पास से हम लेसन लर्न करते हैं, तो जो गलती हुई है उसको सुधार ले कि ठीक है मैं आइंदा नहीं करूँगा, और आइंदा ना करने की फिर आदत भी डाले ना कि क्या अगले बंदे में, और रोजाना अपना अगर एनालिसिस कर लिया जाए सोने से पहले कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, क्या कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से किसी का दिल दुख गया, तो ग्रेजुअली आपकी हैबिट चेंज होना शुरू हो जाती है अगर आप डेली अपना एनालिसिस करते रहते हैं तो। ठीक है। वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता है। एक आदमी वाक़या है कि एक आदमी की बीवी ने एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं फारिग कर दूँ, मगर एकदम दिल में ख्याल आया कि मैं इसको अल्लाह की बंदी समझ के माफ़ कर दूँ। उसका कुछ अरसे के बाद इंतकाल हुआ, तो एक अल्लाह के वली के ख्वाब में वो बंदा आया, तो अल्लाह के वली ने उससे पूछा ये बताओ कि भाई तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। कहा जब मैं अल्लाह के सामने पेश हुआ तो मुझसे अल्लाह ने कहा कि उस वक़्त तूने मेरी बंदी को मेरी बंदी समझ कर माफ़ किया, कि मैं अल्लाह की बंदी समझ के माफ़ कर रहा हूँ, जा तुझे आज मैं अपना बंदा समझ के माफ़ कर रहा हूँ।
तो जो बंदों को माफ़ करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ करता है, जो बंदों पर रहम करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर रहम करता है। और जब कोई आप बात हक पर हैं, आप हक पर हैं, उसके बावजूद आप झगड़ा ख़त्म कर देते हैं, मेरे रसूल शाह फरमाते हैं उसका सिला जन्नत है। मैं मोहम्मद तुम्हें ज़मानत देता हूँ कि उसका सिला जन्नत है। जब इस तरह की बातें घर के अंदर होंगी, अगर गलती है मिसाल के तौर पर, पहली बात है हमें गलती को दूर करना चाहिए। अगर आप गलती पर गलती कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में जंग पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आप और दूर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन नूर भाई, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप ही की इस बात को थोड़ी और वजाहत मैं चाहूँगी। अक्सर लोग ये समझते हैं, देखें अभी हमने बात अगर ग़ीबत की वहाँ पर भी लोग इनसिक्योर हैं, अपनी पावर अपना कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहते, या कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस करते हैं तभी दूसरे की कमी या गलती ढूंढ रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है, जैसे आपने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप किसी को माफ़ तो करें, लेकिन अक्सर आप किसी ऐसे शख्स को माफ़ करें जिसने शायद अपनी गलती का एहसास ही नहीं किया, वो आपसे माफ़ी ही नहीं मांग रहा। ऐसी सूरत हाल में लोग ये भी कहते हैं, लड़की को भी अक्सर ये समझाते हैं, लड़के को भी अक्सर ये समझाते हैं, प्रोफेशनली भी ये कहते हैं भाई ये तो आप डोर मैट बन गए, लोग आपको रोनते हुए चले चले जाएंगे, कभी आपका एहसास नहीं करेंगे और अपना रवैया अपनी गलती को सुधारेंगे भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ बोलने का हक़ है वहाँ बोला जाए, शरीयत ये भी कहती है। जहाँ समझाने का हक़ है वहाँ समझाया जाए, लेकिन अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। हमारा असल में कभी कभी अंदाज़ ऐसा होता है कि बंदा संवरने के बजाय बिगड़ जाता है। आप ज़रूर बोलें मगर अपना अंदाज़ अच्छा, और दिल के अंदर कीना ना रखें। देखिए, मसला ये होता है हम दिल के अंदर कीना रख के बात करते हैं, हसद रख के बात करते हैं, हम तकलीफ़ देने की हवाले से बात करते हैं, तो हमारी बात में अल्लाह असर पैदा नहीं करता। पहले के लोग साफ बात करते, सीधी बात करते, दिल में उतर जाया करती थी। वजह क्योंकि जब ये चीज़ साफ होती है ना तो अल्लाह ज़बान में एक ऐसे, यानी कह लें आप ऐसी तासीर पैदा कर देता है कि सामने वाले के दिल में बात लगती है और उसकी बात समझ में आ जाती है। आप नेगेटिव होंगे, जब यहाँ से नेगेटिविटी होगी तो वो प्लस माइनस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, लफ्ज़ों की या अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं होती, वो किस इंटेंशन से बोले जा रहे हैं, उसके पीछे वाइब्रेशन क्या है, उसकी नीयत क्या है, वो उसमें असर या ना असर पैदा करती है। माफ़ी की मैं बात करूँ, जो माफ़ करना है ना, ये बेसिकली आपके अपने लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं, जब आप अपना एग्रेशन रखते हैं, तो माफ़ी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अपनी जंजीरें जो है खैर आप पी रहे हैं और ये तस्वुर करके कि अगला मर जाएगा इससे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। डॉक्टर उज़मा और नूर मुफ्ती भाई हमारे साथ मौजूद थे। आज बहुत ही अहम सब्जेक्ट था, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ट्वीट भी कीजिए और फेसबुक पे भी आप हमें बता सकते हैं। आपका हमारा राब्ता सिर्फ इन 2 घंटों पे नहीं बल्कि 24/7 हम आपसे बात करते हैं, तो हमारे साथ रहिए। कल आपके लिए वंस अगेन बताती चलूँ कि इंटरनेशनल वुमेंस डे होगा, सो वील हैव अ वेरी स्पेशल शो लाइंड अप फॉर यू, डू नॉट मिस इट। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।